हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने 4 ऐसे चैलेंजेस पढ़े थे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में, जहां पर हम उन रिफॉर्म्स के बारे में समझने वाले हैं जिनकी मदद से पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड पार्ट 1। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में हम उन लॉज के बारे में बात करेंगे, ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में लाए गए, लागू किए गए पार्टीज के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। और दूसरे पार्ट में हम कुछ दूसरे सजेशंस देखेंगे, अदर वेज देखेंगे जिनके थ्रू हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पार्ट के साथ और देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, जहां पर हम कुछ ऐसे लॉज के बारे में, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे देश में लाए गए। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां अगले पेज तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहां पर लिखा है, In order to face the challenges, political parties need to be reformed. यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है तो उसके लिए उन्हें रिफॉर्म होने की जरूरत है। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ेंगी, मतलब कि रिफॉर्म्स को लाना पड़ेगा, जिसकी मदद से ही वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगी। अब जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूरी दुनिया के हर एक सिटीजन के मन में आते हैं जहां पर डेमोक्रेसीज है। और वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये दैट आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म, कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज खुद चाहती हैं रिफॉर्म होना। उसके बाद इफ दे आर विलिंग, What has prevented them from reforming so far? और अगर पॉलिटिकल पार्टीज खुद से चाहती हैं, वो चाहती है कि रिफॉर्म्स आए उनकी पार्टी के अंदर, तो क्यों अभी तक उन्होंने कोई भी रिफॉर्म नहीं किया? क्यों अभी तक वो कोई भी इंप्रूवमेंट्स नहीं लेके आए? उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इफ दे आर नॉट विलिंग, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती हैं रिफॉर्म्स लाना, तो क्या हम किसी तरीके से उनको फोर्स कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम रिफॉर्म्स को फोर्स कर सके पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हर एक सिटीजन के मन में आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म्स को लेकर, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आसान नहीं है। और स्पेशली ये जो क्वेश्चन है कि क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स कर सकते हैं रिफॉर्म्स के लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स who represent political parties। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो डिसीजन उस पार्टी के लीडर्स लेते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं वो फाइनल डिसीजंस लेते हैं पार्टीज के लिए। तो वही ये डिसीजंस लेंगे कि क्या पार्टी में कोई रिफॉर्म्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हम रिफॉर्म्स को फोर्स कर दें पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, वो इन लीडर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब वो पार्टी को बदल सकते हैं, वो चुनावों में एक पार्टी को हरा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इन लीडर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरे पार्टी लीडर्स को जिता सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से सुधार नहीं सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके के रिफॉर्म्स को पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में, हमने फिर भी कुछ स्टेप्स लिए, कुछ ऐसी कोशिशें करी जिनके थ्रू हम रिफॉर्म लेकर आ सके पॉलिटिकल पार्टीज में, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश की एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट बन पाए, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बन पाए जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो और डेमोक्रेसी को भी वो होल्ड करके रखे। तो इस लेक्चर में हम उन्हीं रिफॉर्म्स के बारे में, उन्हीं स्टेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले रिफॉर्म के साथ। यहाँ पे लिखा है The Constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. सबसे पहला रिफॉर्म हम क्या लेकर आए? हमने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। ठीक है, हमने क्या किया? हमारे संविधान को अमेंड किया। और वो क्यों किया? ताकि हम प्रिवेंट कर सके इलेक्टेड एमएलएस को और एमपीस को फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, ताकि एमएलएस और एमपीस जो इलेक्ट हो चुके हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, वो अपनी पार्टी को बार बार ना बदले। इस बात को प्रिवेंट करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कब अमेंड किया? 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ठीक है, अब जरा इसके बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash rewards. हम क्यों अमेंडमेंट लेकर आए 1985 में? क्योंकि हमारे देश में कई सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे थे जो कि डिफेक्शन में इंडल्ज हो रहे थे, पार्ट ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, और क्यों हिस्सा ले रहे थे? मिनिस्टर्स बनने के लिए या फिर पैसों के लिए। अब इस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले आप सभी का डिफेक्शन का मतलब जानना जरूरी है। तो चलिए डिफेक्शन का मीनिंग समझ लेते हैं। आपके चैप्टर में ग्लॉसरी में डिफेक्शन का मीनिंग दिया गया है, तो इसी की मदद से देख लेते हैं इसका मीनिंग। यहाँ पर लिखा है डिफेक्शन इज changing party allegiance from the party on which a person got elected to a legislative body to a different party. डिफेक्शन हम किसे कहते हैं? जब कोई एक लीडर, जब कोई एक व्यक्ति, किसी पार्टी का मेंबर जो होता है, वो जब अपनी पार्टी की लॉयल्टी को बदल लेता है। मतलब जब कोई एक पर्सन, जब कोई एक व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस पार्टी से वो लड़ा है, कंटेस्ट किया है और कहीं पर जीता है, जब वो व्यक्ति अपनी पार्टी को जीतने के बाद बदल लेता है, अपनी लॉयल्टी को बदल लेता है, अपने कमिटमेंट को बदल लेता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसी को हम डिफेक्शन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी पार्टी की एलिजेंस को, लॉयल्टी को छोड़ देता है, बदल देता है और जीतने के बाद पार्टी को बदल लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिफेक्शन कहते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को डिफेक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो वापस चलते हैं हमारे उसी पॉइंट में और इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि हम ये अमेंडमेंट इसीलिए लेकर आए क्योंकि हमारे देश के कई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिफेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, इंडल्ज हो रहे थे। मतलब हमारे देश के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बार बार अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को बदल रहे थे। तो बेसिकली हमारे देश में क्या हो रहा था, एक वक्त ऐसा आया था जहां पर लीडर्स लड़ते थे, कंटेस्ट करते थे किसी एक पार्टी से, ठीक है, और जब वो जीत जाते थे तो वो अपनी पार्टी बदल लेते थे, पार्टी को चेंज कर लेते थे डिफरेंट रीजंस के वजह से। जैसे कि दूसरी पार्टी वालों ने कह दिया कि हम आपको एक मिनिस्टर बना देंगे क्योंकि हमारी पार्टी जीती है, तो वो जो मेंबर होता था वो पार्टी बदल लेता था, या फिर कैश रिवॉर्ड्स के लिए, पैसों के लिए। तो इन रीजंस के वजह से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पार्टी को बदल देते थे इलेक्शंस हो जाने के बाद, और उसी को हम डिफेक्शन कहते हैं। और इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए, इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम ये अमेंडमेंट लेकर आए थे 1985 में, और इसके लिए हमने एक लॉ बनाया जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें ये बोला गया है कि अब कोई भी मेंबर अपनी पार्टी ऐसे नहीं बदल सकता। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Now the law says that if any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. तो इस लॉ में क्या बोला गया है कि अगर कोई भी MLA या कोई भी MP इलेक्शन हो जाने के बाद, जब वो जीत जाता है, एक MLA बन जाता है, एक MP बन जाता है, तब अगर वो अपनी पार्टी बदलता है तो वो अपनी सीट खो देगा। तो जो भी सीट वो व्यक्ति जीता होगा, वो लीडर जीता होगा, वो उस सीट को खो देगा अगर उसने डिफेक्शन में हिस्सा लिया। ठीक है, और इसी के वजह से हमारे देश में डिफेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दिस हैज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन इन आवर कंट्री। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
दिस हैज ऑल्सो मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अब जो डिसेंट है, मतलब जो डिसएग्रीमेंट होता है, वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है इन सभी लोगों के लिए, पार्टी के लीडर्स के लिए। तो इसका मतलब क्या है? डिफेक्शन के दो हिस्से हैं, ठीक है। डिफेक्शन एक तरफ क्या कहता है कि आप पार्टी को बार बार नहीं बदलेंगे, अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपनी पार्टी को नहीं बदलेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कर देते हैं हाउस के अंदर, पार्लियामेंट में, अपनी पार्टी को बिना बताए, तो उसको भी डिफेक्शन बोला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अब जो लीडर्स हैं वो आसानी से डिसेंट नहीं करते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट हो गया है डिसेंट करना, मतलब डिसअग्री करना अपने लीडर्स के साथ, अपनी पार्टी के साथ। पहले क्या करते थे लीडर्स? वो अगेंस्ट वोट कर देते थे अपनी ही खुद की पार्टी के, ठीक है, अपनी लीडर्स की बात नहीं मानते थे। लेकिन उसको रोकने के लिए और पार्टी के कमिटमेंट को, लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए, इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया? ये लॉ लाया गया, जिसके बाद अब ये डिसेंट भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो अब सभी लोगों को बात माननी पड़ती है अपने पार्टी लीडर्स की, अपनी पार्टी की, वरना एंटी डिफेक्शन लॉ वहां पर भी लागू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ आगे क्या लिखा है? MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decide। तो अब MPs को, MLAs को बात माननी पड़ती है अपने पार्टी लीडर्स की। जो भी डिसीजन लिया जाता है पार्टी लीडर्स द्वारा, अब उन सभी लोगों को वो डिसीजंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो इस लॉ में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाता है, डिसेंट करता है, डिसएग्री करता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी बदल लेता है जीतने के बाद, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वहां पे लागू किया जाएगा और वो जो व्यक्ति होगा अपनी सीट लूज कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर उस पार्टी में मान लीजिए 12 MLAs आए, ठीक है, उस पार्टी से, कोई पार्टी ए है और पार्टी ए से 12 MLA जीते, तो अगर 12 MLAs में से 8 MLAs, मतलब जो 2/3 होगा, ठीक है, तो अगर 8 MLAs पार्टी बदल लेते हैं तो वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि उसे हम मर्जर बोलेंगे कि ये लीडर्स जो हैं वो दूसरी पार्टी से जाकर मिल गए, उन्होंने मर्ज कर लिया। लेकिन अगर 2/3 से कम हुए नंबर्स, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू किया जाएगा। तो अगर 12 MLAs जीते और 12 में से 8, मतलब 2/3 MLAs जो हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, उनमें से किसी की भी सीट नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर 8 से कम MLAs हुए तो उनकी सीट ले ली जाएगी और वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। ये बात आपके चैप्टर में नहीं लिखी गई है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है इस लॉ का, इसीलिए आप सभी का ये जानना जरूरी है। तो ये था हमारा सबसे पहला रिफॉर्म जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लाया गया, रिफॉर्म लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज में। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे रिफॉर्म के तरफ। यहाँ पे लिखा है, The Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया रिड्यूस करने के लिए मनी एंड क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज में। आप सभी को याद होगा चैलेंजेस में हमने ये पढ़ा था कि कैसे मनी का रोल, पैसों का रोल बढ़ने लग गया है, मसल पावर का रोल बढ़ने लग गया है पॉलिटिकल पार्टीज में, और कैसे क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट किया जाता है इलेक्शंस में जीतने के लिए, मनी के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो इन सभी बातों को, इन सभी चैलेंजेस को रिड्यूस करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या लिखा है? नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। तो अब ये क्या ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया है, ये कंपल्सरी कर दिया है कि हर एक कैंडिडेट जो चुनावों में खड़ा होने वाला है, ठीक है, तो हर एक कैंडिडेट जो कि इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहा है, उसे एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, शपथ पत्र फाइल करना पड़ेगा, और उस एफिडेविट में उसे डिटेल्स देनी पड़ेंगी अपनी प्रॉपर्टी की, और साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, कौन कौन से केसेस चल रहे हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट। अब यहाँ पर इस पॉइंट को और डिटेल में समझने से पहले सबसे पहले एफिडेविट का मतलब समझ लेते हैं। आपके चैप्टर में ग्लॉसरी में एफिडेविट का मीनिंग दिया गया है, तो चलिए इसी की मदद से इसका मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है,
Affidavit is a signed document submitted to an officer where a person makes a sworn statement regarding her personal information. Affidavit क्या होता है? ये एक signed document होता है, एक legal signed document होता है जिसमें एक व्यक्ति इस बात की कसम खाता है, एक तरीके से शपथ लेता है कि उस डॉक्यूमेंट में उसने अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो सभी स्टेटमेंट्स सच है और फिर वो उस डॉक्यूमेंट पे साइन करता है और उसे ऑफिसर को सबमिट कर देता है। तो उसी लीगल डॉक्यूमेंट को, उसी साइंड डॉक्यूमेंट को हम एफिडेविट कहते हैं। ठीक है, तो एफिडेविट क्या है? ये एक साइंड डॉक्यूमेंट है जो कि सबमिट किया जाता है ऑफिसर को, जिसके अंदर एक व्यक्ति शपथ लेता है कि जो भी उसने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन सही है। तो ये था एफिडेविट का मीनिंग। अब वापस चलते हैं हमारे उस पॉइंट में और समझ लेते हैं इसको डिटेल में। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक कैंडिडेट को जो इलेक्शंस में लड़ने वाला है उसे एक एफिडेविट जमा कराना पड़ेगा, मतलब उसे ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ेगा। और उस डॉक्यूमेंट में कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? उसमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि वो जो कैंडिडेट है उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीनें हैं, मतलब ये जानने के लिए कि वो कितना अमीर है, उसके पास कितना पैसा है, क्योंकि पैसा बहुत इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, करेक्ट। तो इसीलिए उसको बताना पड़ेगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना पैसा है, कितनी जमीनें, कितनी जायदाद है। ठीक है, साथ ही साथ उस कैंडिडेट को ये भी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, मतलब कितने क्रिमिनल केसेस कोर्ट में उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स उस कैंडिडेट को देनी पड़ेगी। अब ये क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों किया? क्योंकि हमने चैलेंजेस में ये पढ़ा था कि कैसे पैसे का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है और कैसे क्रिमिनल्स का रोल भी बढ़ रहा है पैसे के वजह से, रिसोर्सेज के वजह से, मसल पावर के वजह से इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज में, करेक्ट। तो उसी को कम करने के लिए, उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, रोल को कम करने के लिए, ताकि लोगों को पता हो कि वो किसको वोट करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति को वो वोट कर रहे हैं वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, उसके अगेंस्ट कितने केसेस हैं, वो कितना अमीर है या वो कितना गरीब है, ये सभी सच्चाई लोगों को पता होनी चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर लेकर आया। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे क्या लिखा है? दैट द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। तो इस सिस्टम में क्या किया गया है? ये जो इंफॉर्मेशन है जैसे क्रिमिनल केसेस या फिर प्रॉपर्टी, ऐसी कुछ डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल करा दी गई हैं पब्लिक के लिए। तो अब जो आम जनता है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाकर देख सकती है कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट कितने केसेस हैं, उसकी क्या क्या डिटेल्स है। तो इन सभी डिटेल्स को क्या कर दिया गया है? अवेलेबल करा दिया गया है सिटीजन्स के लिए, ताकि सिटीजन्स में भी अवेयरनेस फैले। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बट देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट्स इज ट्रू। लेकिन ये जो सिस्टम है इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है, इसका एक हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है, और वो क्या है कि इस सिस्टम में कुछ ऐसा नहीं है कि हम चेक कर सके कि जो इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने दी है वो सही है या वो गलत है। ठीक है, तो कोई ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं बना है जिसके थ्रू हम चेक कर सके कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है कैंडिडेट द्वारा वो इंफॉर्मेशन सच है या वो झूठ है। सिर्फ एक ही तरीका है जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है, और वो है पब्लिक के थ्रू, क्योंकि हम इस इंफॉर्मेशन को ओपन कर देते हैं पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए, तो लोग ढूंढ कर सच्चाई बता सकते हैं। लेकिन अदरवाइज कोई भी ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है चेक करने का, वेरीफाई करने का कि इंफॉर्मेशन सही है या इंफॉर्मेशन गलत है। और इसीलिए एफिडेविट जो है वो फाइल करवाया जाता है कैंडिडेट्स के द्वारा, ताकि उनका सिग्नेचर हो कि उन्होंने ऐसा बोला है अपने बारे में। ठीक है, बट अदरवाइज कुछ भी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सिस्टम नहीं बनाया गया है, जो एक ड्रॉबैक है इस ऑर्डर का हमारे देश में, इस रिफॉर्म का। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड रिफॉर्म, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि क्या करेंगे कैंडिडेट्स, जो कंटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो एफिडेविट जमा कराएंगे। अब सेकंड के बाद बढ़ते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट रिफॉर्म के तरफ। यहाँ पे लिखा है The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने ये जरूरी कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को
अब ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना पड़ेगा रेगुलरली, और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल कराने पड़ेंगे। अब याद रखना कि ये वाला रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन लेकर आई है और इससे पहले वाला रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये थर्ड रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन लेकर आई है, जहां पर उन्होंने क्या बोला कि अब ये जरूरी होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को कंडक्ट कराएं। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस का मतलब क्या है? आप सभी को याद होगा, हमने चैलेंजेस में इसके बारे में पढ़ा था। इसका मतलब होता है कि पार्टी के अंदर चुनाव करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने क्या ऑर्डर दिया कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस को कंडक्ट कराना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पार्टी के अंदर, और साथ ही साथ अब पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स रिटर्न भी भरने पड़ेंगे, फाइल कराने पड़ेंगे। मतलब अब पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताना पड़ेगा कि उनके पास कितना पैसा है, वो पैसा कहाँ से आया है, किसने फंडिंग दी है उन पॉलिटिकल पार्टीज को, कितना पैसा अब उनके पास टोटल है, वो पैसा उन्होंने कहाँ कहाँ खर्चा है। ये सभी डिटेल्स पॉलिटिकल पार्टीज को अब देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को। और ये इसीलिए किया गया है क्योंकि हमने ये पढ़ा था चैलेंजेस में कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स पैसे देती हैं, फंडिंग्स देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो उस डेटा को, उस सभी नंबर्स को कि कितने पैसे पॉलिटिकल पार्टीज को कहाँ से मिल रहे हैं, इसको ट्रैक करने के लिए ये ऑर्डर पास किया गया। ठीक है, और ये भी देखने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज कहीं उन पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही। ठीक है, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शंस के दौरान, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखने के लिए कि कहीं काले धन का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन सभी बातों की वजह से अब ये नेसेसरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करें। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The parties have started doing so, but sometimes it is mere formality. पार्टीज ये सब फॉलो करती हैं, पार्टीज इलेक्शंस करवाती हैं, पार्टीज इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करती हैं, लेकिन कई बार ये सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। ठीक है, और क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, ऊपर ऊपर से वो ये काम कर देते हैं, इसी वजह से इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। और क्योंकि ये फॉर्मेलिटी के लिए ये सब काम कर देती हैं, इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते 100% गारंटी के साथ कि अगर ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी आई है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो इंक्रीज हो गई है या इस रिफॉर्म का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आए हैं इन रिफॉर्म्स के वजह से वो हमें अच्छे से क्लियर नहीं है, नहीं पता है। तो ये था हमारा थर्ड रिफॉर्म, जो कि इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर है, जहां पर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस और इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की बात करी है। इसी के साथ हमारे तीनों रिफॉर्म्स यहीं पर खत्म होते हैं, और हमारा आज का ये टॉपिक जिसका नाम था हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, यहीं पर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये तीनों रिफॉर्म्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले पार्ट में, जहां पर हम सजेशंस और अदर वेज टू रिफॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में समझेंगे। थैंक यू।